चैनल में। बहुत दिनों बाद एक्चुअली टाइम नहीं मेरे को मिल पा रहा था, तो बहुत दिनों बाद एक नया सेशन में लेके आया हूँ। ये है लेक्चर नंबर 43 NCERT क्लास 6th to +2 क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर UPSC PCS एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो इन सेशंस के पीछे क्या मेरा मेन मोटिव है। इन सेशंस में मैंने जो है A ग्रेड से लेके D ग्रेड तक इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में जो भी ट्रेंड, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको इंक्लूड किया है। मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चनिंग पुट आउट हो सकते हैं, पुट अप हो सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनाए। मेरे को खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे मैंने ये सेशंस बनाए। सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गांव के लोगों को सही एडवाइस नहीं मिल पाती। उनमें पैशन बहुत ज़्यादा होता है, क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है देश के लिए कुछ बड़ा करने का, बट रिसोर्स की कमी के कारण वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाते। सो अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उन तक ये सेशन जरूर पहुँचना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4001 है, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता कौन सी है? इसका उत्तर है नंबर 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, और नंबर 3 संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, नंबर 4 देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, नंबर 5 देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, नंबर 6 कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का महत्व क्या नहीं है? इसका उत्तर है स्वतंत्रता का महत्व असीमित मनमानी नहीं है। सरकार कुछ पाबंदियां लगा सकती है लोगों की स्वतंत्रता पर। तो क्या क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का मतलब क्या नहीं है? इसका उत्तर है स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी नहीं है। सरकार कुछ पाबंदियां लगा सकती है लोगों की स्वतंत्रता पर। अगला प्रश्न है, लोगों की स्वतंत्रता पर कौन पाबंदियां लगा सकता है? इसका उत्तर है सरकार। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार व निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है संविधान के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को छोड़कर। तो किसके अनुसार व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार व निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है संविधान के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। अगला प्रश्न, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? इसका उत्तर है 24 घंटे। जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है ना, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कितने टाइम में करना पड़ेगा? इसका उत्तर है 24 घंटे। अगला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों बनाए गए हैं? इसका उत्तर है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो। तो क्वेश्चन क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों बनाए गए? इसका उत्तर है क्योंकि संविधान निर्माता ने यह सोचा कि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो। और अब संविधान में खास तौर पर किन किन बुराइयों का जिक्र है? इसका उत्तर है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 जबरन काम लेने का निषेध करता है। बाल मजदूरी का निषेध 24 और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हम काम नहीं करा सकते। उनमें बीड़ी बनाने वाले, पटाखे, दिया सलाई, प्रिंटिंग प्रेस और रंग रोगन में शामिल होते हैं।
तो संविधान में खास तौर पर किन किन बुराइयों का जिक्र है? इसका उत्तर है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 जबरन काम लेने का निषेध करता है। बाल मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हम काम नहीं करा सकते। इनमें बीड़ी बनाने वाले, पटाखे, दिया सिलाई, प्रिंटिंग, रंग रोगन करने वाले शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो क्या क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है जिसमें किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती उससे हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। जिसमें किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष शासन। अगला प्रश्न धर्म में शासन को क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है धर्म में शासन को सभी धर्म से उदासीन व निरपेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी धर्म को मानना, आचरण करना व प्रचार करने का अधिकार है। क्या प्रश्न है कि धर्म में शासन को क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है धर्म में शासन को सभी धर्म से उदासीन व निरपेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी धर्म को मानना, आचरण करना व प्रचार करने का अधिकार है। अगला प्रश्न धर्म में शासन को क्या होना चाहिए? शासक या शासन को क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है धर्म में शासन ऊपर है। धर्म में शासन को सभी धर्मों से उदासीन व निरपेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी धर्म को मानना, आचरण करना, प्रचार करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है धर्म का मतलब क्या नहीं है? इसका उत्तर धर्म का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहे वह करे। जैसे कोई आदमी देवता या अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर या पशु बलि नहीं दे सकता है। तो धर्म का मतलब क्या नहीं है? धर्म का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहे वह करे। जैसे कोई आदमी देवता या अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर या पशु बलि नहीं दे सकता। अगला टॉपिक है संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार। प्रश्न है संविधान ने क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट किया है? इसका उत्तर संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। तो क्या क्वेश्चन है संविधान ने क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट किया है? उत्तर संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न नागरिकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार कौन से हैं? इसका उत्तर है नंबर 1 है नागरिकों में विशिष्ट भाषा या स्वीकृति वाले किसी भी समूह की अपनी संस्कृति वाले किसी भी समूह की अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है। सरकारी और सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अगला प्रश्न सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला देने से नहीं रोका जा सकता। यह हमारा कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह की अपनी भाषा संस्कृति को
बचाने का अधिकार है या किस अधिकार में आता है? उत्तर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में आता है। अगला प्रश्न, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यह कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है? इसका उत्तर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं, किसी स्थान पर एक खास भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक नहीं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक ने हमारे पास अधिकार को लागू करने की मांग, वह लागू करने के उपाय है जिसे किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे पास अधिकारों को लागू करने की मांग व लागू करने के उपाय हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? इससे जाना जाता है संविधान उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसी के कारण B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या नाम दिया? अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसी के कारण B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या नाम दिया? इसका तो इसके कारण बिहार अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अचीव किया। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है? इसका उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, किसे अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा व हृदय कहा? उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार किससे ऊपर है? इसका उत्तर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तो या सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसला से ऊपर है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति सामाजिक या सार्वजनिक हित के लिए मौलिक अधिकार क्या प्रश्न है, जब व्यक्ति सामाजिक या सार्वजनिक हित के लिए मौलिक अधिकारों की उल्लंघन को लेकर अदालत में जाता है तो उससे तो क्या कहा जाता है? उत्तर जनहित याचिका। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किसे कहा जाता है? इसका उत्तर, जब मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसकी तरह एक स्वतंत्र निकाय है? इसका उत्तर है यह न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संबंधी अन्य तथ्य। इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अध्यक्षता जज करते, लेकिन यह अदालती मामलों में फैसले नहीं देता है। अगला जो बुक है वो है क्लास नंबर 9 और ये जनील मधु से लेसन 9 अर्थशास्त्र क्लास 9 अर्थशास्त्र। लेसन 1 पालमपुर गांव की कहानी। उत्पादन का संगठन। तो प्रश्न है, उत्पादन का संगठन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं व सेवाएं उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। और प्रश्न, वस्तुओं सेवाओं के लिए कौन सी चार चीज महत्वपूर्ण है? उत्तर,
नंबर 1 भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल वन खनिज। दूसरा है श्रम। तीसरा है भौतिक पूंजी और बाजार मशीन औजार मशीन भवन ये स्थायी पूंजी कहलाते हैं। कच्चा माल और नकद मुद्रा कार्यशील पूंजी कहलाती है। आज के सेशन को करते हैं एंड यहीं, और अब बज गए हैं रात के 11। कल मैं फिर से इन्हें कंटिन्यू करूँगा। आपको इन चीज़ों को दोहराते रहना है और लोगों तक सेंड करते रहना है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।